प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और उसकी विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को ही हम और आप लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम जिस वस्तु को जितने फोर्स से, जितने बल से अपनी तरफ खींचते हैं, वह वस्तु भी हमें उतने ही बल से अपनी ओर खींचती है। तो फर्क क्या होता है? फर्क है सिर्फ दिशा का। और इस समय हमारे देश में भी आप कह सकते हैं ऐसा ही कुछ हो रहा है। पहले आप ये पूरी टाइमलाइन देखिए और इसे समझिए। नूपुर शर्मा 27 मई को एक टीवी डिबेट में पैगंबर साहब पर कुछ टिप्पणी करती हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक खास विचारधारा के लोगों द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया जाता है। फिर एक के बाद एक कई मुस्लिम देश इस मुद्दे पर भारत के प्रति अपनी नाराजगी जताते हैं। विवाद बढ़ने पर बीजेपी अपने 2 प्रवक्ताओं पर कार्रवाई करती है, लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद देश में इसके खिलाफ नफरत का माहौल तैयार होता है। 10 जून को देश में सीरियल विरोध प्रदर्शन होते हैं। कई राज्यों में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़कती है और मामला फिर भी शांत नहीं होता। 21 जून को अमरावती में उमेश कोले की इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं। और फिर 28 जून को उदयपुर में कन्हैया लाल का भी इसलिए सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है क्योंकि उन पर भी नुपुर शर्मा का समर्थन करने का आरोप लगता है। यानी 27 मई से 28 जून के बीच देश में इतना सब कुछ होता है कि भारत का लोकतंत्र एक गंभीर स्थिति में नजर आने लगता है। अब एक बार फिर से सोचिए कि भारत में अगर इस्लामिक कट्टरवाद की जड़ें गहरी और मजबूत होती दिख रही हैं या ऐसा कहा जा रहा है, तो ये किस एक्शन का रिएक्शन हो सकता है? आखिर वो कौन लोग हैं जो जिहाद के लैब में धार्मिक कट्टरवाद का फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं? आज मैं डीएनए में इन तमाम सवालों के जवाब लेकर आई हूं। आज हम आपको बताएंगे कि किसी भी देश में कट्टरवाद का ये माहौल कैसे तैयार होता है, कैसे एक देश को अस्थिर, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। ये खबर तेलंगाना के निजामाबाद से आई है। निजामाबाद दिल्ली में स्थित देश के संसद भवन और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से लगभग 1400 किलोमीटर दूर है। 2011 की जनगणना के मुताबिक निजामाबाद शहर की कुल आबादी है 3,11,152। इसमें 59.77% आबादी हिंदुओं की है, 38% आबादी मुस्लिमों की है और 1.13% ईसाई धर्म के लोग हैं। हम ये आंकड़े आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तेलंगाना पुलिस ने निजामाबाद से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी एक दिन पहले हुई। इन 3 लोगों के नाम हैं शेख शदुल्ला, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद अब्दुल मोबिन। इनमें मोहम्मद इमरान सिर्फ 22 साल का है, मोहम्मद अब्दुल मोबिन 27 साल का है, जबकि शेख शदुल्ला की उम्र 40 वर्ष है। इन लोगों पर आरोप है कि ये लोग मार्शल आर्ट, कराटे की ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग सेंटर्स का, केंद्रों का संचालन करते थे। इनके नाम पर मुस्लिम युवाओं को इन केंद्रों से जोड़ा जाता था कि ये सेंटर्स हैं, और फिर इन केंद्रों में कराटे के नाम पर, सोचिए जरा, मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यानी आरोप है कि इन लोगों को शरिया पढ़ाया जाता था, इनके अंदर धार्मिक जहर घोला जाता था, इन्हें सांप्रदायिक दंगों को भड़काने की ट्रेनिंग दी जाती थी और एक धर्म के खिलाफ इनमें नफरत का बूस्टर डोज लगाया जाता था। यह इस तरह का पहला मामला है जब मुस्लिम नौजवानों के हाथों में कराटे स्टिक्स थमाकर उनके दिमाग में कट्टरवाद का जहर भरा गया। इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले अब्दुल खादिर नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसकी उम्र 52 वर्ष है। आरोप है कि अब्दुल खादिर ही कराटे के नाम पर मुस्लिम युवाओं को सिर काटने का कट्टरवाद सिखा रहे थे। इस दौरान कई मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश भी किया गया। सोचिए ये कितनी खतरनाक बात है। आप भी अपने बच्चों को किसी ना किसी एकेडमी, ट्रेनिंग सेंटर या कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते होंगे, लेकिन अगर इन संस्थानों का रिमोट कंट्रोल कट्टरपंथियों के हाथों में चला जाए तो क्या होगा? हमारे देश में एक शब्द काफी इस्तेमाल होता है और वो शब्द है ब्रेन वॉश। ये शब्द पुलिस भी इस्तेमाल करती है, ये शब्द आपने नेताओं को भी इस्तेमाल करते देखा है और ये शब्द राजनीतिक पार्टियां भी इस्तेमाल करती हैं अपनी सियासत के लिए। दुनिया से इस शब्द का पहली बार परिचय 1950 के दशक में हुआ था। उस दौर में
ब्रेन वॉश का अर्थ होता था अपने मस्तिष्क को साफ करना। कैसे साफ करना? जिसमें आपके मस्तिष्क में जो बुरे और नकारात्मक विचार हैं उन्हें बाहर कर देना। लेकिन इस समय के साथ ये कहना चाहिए, इस शब्द के मायने समय के साथ बदलते गए हैं। आज ये शब्द तब इस्तेमाल होता है जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों को प्रभावित कर अपनी सोच से उस मुताबिक, उस व्यक्ति की सोच के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। यानी इसे आप ऐसे समझिए, ब्रेन की वॉशिंग मस्तिष्क में नफरत का डेटा फीड करने के लिए होती है। और कट्टरवाद का ये पूरा मॉडल इसी ब्रेन वॉश के कॉन्सेप्ट पर, सिद्धांत पर टिका है। अब सवाल ये है कि ये ब्रेन वॉश करता कौन है? अगर इस मामले में देखें तो आरोप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई नाम के संगठन पर है। पीएफआई वही संगठन है जिसका नाम दिल्ली में दंगे भड़काने, शाहीन बाग के आंदोलन को फंडिंग करने, केरल में राजनीतिक हत्याओं की योजना बनाने और जबरन धर्म परिवर्तन के भी कई मामलों में सामने आ चुका है। इस संगठन की स्थापना वर्ष 2006 में केरल में हुई थी। उस समय दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके पीएफआई नाम का यह संगठन बना था। अब ये 3 संगठन कौन से थे? नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ, ये संगठन केरल का था। फोरम फॉर डिग्निटी, ये मुस्लिम संगठन कर्नाटक का था। और तीसरा संगठन था एमएनपी, जो तमिलनाडु का मुस्लिम संगठन था। हालांकि ऐसे भी आरोप लगते हैं कि कई आतंकवादी गतिविधियों में जब सिमी नाम के संगठन का नाम सामने आया तो इस पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया। तब इसके ऑप्शन के तौर पर, इसके विकल्प के तौर पर पीएफआई बना और सिमी के लोग इसमें शामिल हो गए। शुरुआत से ही पीएफआई पर सांप्रदायिक दंगों को भड़काने और नफरत का माहौल तैयार करने जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। वर्ष 2014 में केरल हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा जमा किए गए एक हलफनामे के अनुसार पीएफआई के कार्यकर्ता केरल में हुई 27 राजनीतिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे। जबकि इसी हलफनामे में केरल सरकार ने यह भी बताया था कि पीएफआई केरल में हुई 106 सांप्रदायिक घटनाओं में किसी न किसी रोल में, किसी न किसी रूप में शामिल था। इसके अलावा वर्ष 2015 में पीएफआई के 13 कार्यकर्ताओं को उम्र कैद की सजा हुई थी। और आपको पता है यह सजा किस केस में हुई थी? ये मामला भी पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान से ही जुड़ा था। उस समय केरल के एक कॉलेज में एक प्रोफेसर द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया गया था, जिसमें एक जगह पैगंबर मोहम्मद साहब का जिक्र हुआ था। इसे पीएफआई के लोगों ने धार्मिक अपमान का मुद्दा बना दिया और तनाव इतना बढ़ गया कि इस प्रोफेसर के उस हाथ को ही काट दिया गया जिससे उसने प्रश्न पत्र में पैगंबर मोहम्मद साहब का जिक्र किया था। यह संगठन पहले केवल दक्षिण भारत तक सीमित था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका विस्तार उत्तर भारत में भी तेजी से हुआ है। और अब यह संगठन दिल्ली में भी उतना ही मजबूत है जितना केरल में है। पिछले ही महीने ईडी ने पीएफआई से संबंधित 22 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था, जिनमें 68 लाख रुपए जमा थे। ईडी के अनुसार पीएफआई से संबंधित इन बैंक अकाउंट्स में 60 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा हुई थी, जिनमें से 30 करोड़ रुपए कैश के रूप में जमा हुए थे। यानी संगठन का जो बैंक बैलेंस है वो एक बड़ी प्राइवेट कंपनी के जैसा लगता है। और यही वजह है कि निजामाबाद में कराटे के नाम पर जो सिर काटने का पाठ पढ़ाया जा रहा था, उसमें पीएफआई का नाम सामने आया है और उसके 4 लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें अब तक हो चुकी है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। इस वक्त हम अब्दुल कादर के घर पर है और हमारे साथ अब्दुल कादर की पत्नी जुबैदा बेगम है। आइए उनसे जानते हैं ये पूरा मामला। जुबैदा जी बताइए कि अब्दुल कादर क्या करते थे और आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में सबसे पहले बताइए। हमारे परिवार में हम 2 बेटियां हैं, 2 बच्चों की शादी हो गई। बड़ी बच्ची की शादी ही छोड़ दिए, घर पे हमारे साथ रहते, सास रहते। हम तो घर आके यहाँ बन लिए 6 महीने हुआ,
घर बन लगे। अब वो कराटा सिखाते थे शुरू बार, बीच में बाहर गए थे, फिर वो जाके लॉकडाउन के जब से घर पे थे तो तब खाली कैसा घर चलना बोल के फिर कराटा स्टार्ट करे। वहाँ भी जाके गाँव को सिखाते थे, दूसरे गाँव को भी यहाँ भी सिखा लेते थे। और तो गलत फहमी करते हैं ऐसा दूसरा है बोल के, कुछ भी गलत इल्ज़ाम लगा रहे, गलत है पूरा। पुलिस वो बता रही है कि ये जो कराटे आपके शौहर सिखा रहे थे वो लड़कों को मारने के लिए या फिर दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए सिखा रहे थे? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए सिखाते थे। कुछ भी नहीं होता, वो गलत है बोलते सो, गलत इल्ज़ाम लगाते, कोई फंसाए वो उनको, वैसा कुछ भी नहीं है। अरेस्ट होने के बाद आप अपने शौहर से नहीं मिले? नहीं मिले, हम नहीं मिले। जाके देखे मगर गाड़ी में लग जा रहे थे, खाली दिखे मगर नहीं बात हुई, लेके चले गए ऐसा जाने वाले। तो कितने बच्चे इसी घर में क्या कराटे सिखाते थे? कितने बच्चे आते थे रोज सुबह शाम या कब आते? कभी ऐसा आते थे 8 दिन के खुद 5 दिन के खुद आके सीख लेके चल जाते थे। कहाँ पे सिखाते थे? यहाँ जो ऊपर खुला है, हाँ फर्स्ट फ्लोर में। हाँ, तो बताइए कि रोज सुबह से शाम तक कितने बच्चे आते थे, क्या क्या जो है क्लासेस होते थे, कैसे होते थे? क्या भी नहीं, खाली सिखाते थे ना, सीख लेके चल जाते थे। कराटा की कराटा का सीख ले रहे थे, चल जाते थे उनको आके। निज़ामाबाद टाउन में ये ऑटो नगर इलाका है जहां पर अब्दुल कादर का घर है। इस वक्त हम अब्दुल कादर के घर के फर्स्ट फ्लोर पर है और ये हॉल, यही वो हॉल है जहां पर अब्दुल कादर बच्चों को, जो कि मुस्लिम युवक थे, उनको यहाँ पर कराटे की ट्रेनिंग देते थे और उसी के चलते वो मुश्किलों में आ गए। बताया जा रहा है कि कम से कम 200 बच्चों को उन्होंने कराटे में जो है ट्रेनिंग दी है। और जैसा कि उनके पत्नी ने हमको बताया है कि अब्दुल कादर को बचपन से ही कराटे का शौक़ था, वो कराटे करते थे, लेकिन कुछ सालों के लिए अपने काम के लिए वो कतर ज़रूर गए और फिर वापस लॉकडाउन के टाइम पर यहाँ पर आ गए। हालांकि वो बगल के जगित्याल टाउन में रहा करते थे, लेकिन कुछ महीने पहले उन्होंने ये घर बांधा और ये जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें वो खुद रहते थे और फर्स्ट फ्लोर जो कि आप देख सकते हैं पूरा खुला है, यहीं पर जो है बच्चों को कराटे की ट्रेनिंग मिलती थी। उत्तरी तेलंगाना में निज़ामाबाद टाउन काफ़ी संवेदनशील रहा है। इसके पहले भी ऐसे कई वाक़या हुए हैं, तो इस मसले में खास करके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत है कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तरबियत दी जाए, उस किस्म का नहीं, वो कोई मसला नहीं होता। इससे पहले भी कई मरतबा इस किस्म के मसाइल खड़े हुए, ज़बरदस्ती बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये बात सही है कि वो ब्लैक बेल्ट था, मगर किसी के ब्लैक बेल्ट होने से उसका टाइटल यहाँ नहीं लग गया कि ये टेररिस्ट है या किसी टेररिज्म जो है उसके किसी कमेटी से अटैच है। वो एरिया में मैंने देखा 200 बच्चे हमको पुलिस ने बताया, लेकिन एक भी बच्चा जो हमको नहीं मिला जो कि ये कह सके कि मैं सिर्फ कराटे सीखता था। नहीं, ये पहली चीज़ तो ये है कि ये शख्स यहाँ का नहीं, ये है बाहर का, अभी चंद दिनों से यहाँ आया है, तो उसकी बुनियाद पर यह बोलना कि निज़ामाबाद में जितने बच्चे सीख रहे हैं सब उसी मकसद से, ये बिल्कुल गलत है। तमाम मीडिया वालों से, चाहे ख़ास तौर पर तेलुगु मीडिया, आज पूरे अखबारात देखिए, निज़ामाबाद में इतना बदनाम कर दिया गया मुसलमानों के पास, यहाँ न जाने किस किस किस्म की टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं वगैरह। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप 4 आदमी की वजह से क्या पूरी 1.5 लाख की आबादी को बदनाम करेंगे? अगर ऐसा है तो कौन सी कम्युनिटी ऐसी है जिसमें पूरे के पूरे 100% शरीफ हों, जिसमें लोग मर्डर करने वाले नहीं हैं, जिसमें चोरी करने वाली नहीं है किसी कम्युनिटी में? जब चोरी करने वाले 4 मिलते हैं तो आप पूरी कम्युनिटी को चोर क्यों नहीं बोलते? लेकिन ये देश के खिलाफ काम हो रहा है। नहीं, किसी भी नहीं, बुराई को, मैं बुराई की बात कर रहा हूं। अगर एक बुराई आप 4 आदमी मिले पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, तो आप 4 चोर कौन सी कम्युनिटी में नहीं मिले हैं? निजामाबाद के अखबार देख लीजिए, न्यूज़पेपर्स देख लीजिए। अगर एक कम्युनिटी के लोग मिले हैं 4 नहीं 10, तो 10 की बेस पर आप पूरी कम्युनिटी को चोर बोलेंगे? यहाँ पर जो निजामाबाद का ये लोगों का एक्टिविटी जो है बहुत अंदर तक है, और जो जेडे हैदराबाद में है उसका ताल्लुकात यहाँ से भी निकलता है। ये निज़ामाबाद NIA जांच जो है बहुत गहरी जांच होना चाहिए। What is very dangerous is they had a clear agenda. Their agenda is to poison the minds of young Muslim youth against Hindu community. Their agenda is to disturb the communal harmony and peace in this country. These are instruments of both internal and external enemies of India.
Organizations like this, I strongly believe, must be banned, and they should not be existing in the virtual or real world. These organizations which have a poisonous agenda against their own country where they are living, they need to be curtailed immediately. सर बताइए एग्जैक्टली आपने इन लोगों को कैसे पकड़ा, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये पीएफआई के लोग जिस प्रकार से गतिविधियां कर रहे हैं, कैसे मालूम हुआ? हम वो 2-3 महीने से हम ये वॉच कर रहे हैं। वहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है आटो नगर बोल के निज़ामाबाद में, पीएफआई का ट्रेनिंग सेंटर है। और ये वॉच करके पक्का टाइम पे वो उसमें राइड करा। राइड करने के बाद उसमें नान चाक लाठियाँ और लिटरेचर मिला। वो लिटरेचर में भी पूरा वो हैंड राइटिंग से मिनट्स बुक हैंड राइटिंग यहाँ का लोकल ऑर्गेनाइजर्स कैसा है, उसमें क्या है, आदमी को कैसा मारना, किधर मारे तो आदमी मर जाते, चाकू कैसा ये करना, कुछ दंगा हुआ तो पत्थर कैसा फेंकना, पत्थर घर में रखना, और मिर्ची का पाउडर घर में रखना, गर्म पानी घर में रखना, और ऐसा कुछ वो मिनट्स बुक में लिख दिया। और उसका अकाउंट्स भी लाखों रुपए का अकाउंट्स भी लिख लिया, इन्हें कन्फेशन किया। वो कन्फेशन में पूरा यहाँ पर ट्रेनिंग कितना आदमी हुआ और लोकल ऑर्गेनाइजेशन वाले को केस में लगा के हम 100 मोटर केस रजिस्टर कर लिया।